हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। जैसा कि आप लोगों का फीडबैक बार बार आ रहा है कि सर ऐसे टेस्ट होते रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चों को DSSB का एग्ज़ाम देना है, कुछ को भी BPSC 4 के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है, कुछ लोगों को MP की तैयारी के लिए बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। तो बताना चाहूँगा कि सीपी स्मार्ट क्लास आप लोगों के साथ था, है और आगे रहेगा भी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों के बीच में आज पुनः एक टेस्ट लेकर के आए हुए हैं। और आप लोगों को बता दें कि हमारे सीपी स्मार्ट क्लास पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और PDF नोट्स अवेलेबल हैं। तो जो कुछ स्टूडेंट्स अगर चाहते हो कि कुछ चीज़ें परचेज कर लें, ले लें उसको, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 960632030782। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से ऑफिस नंबर बात करने के बाद आपको और भी जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो आपको मिलेगी। तो अपने टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग अपनी स्पीड को तेज़ रखेंगे और जो टाइमिंग आप लोगों को मिल रही थी नियर अबाउट 1 मिनट के आसपास, अब मैं चाहूँगा कि वो टाइमिंग में और कम दूंगा और उसमें आपको अपना जवाब कमेंट के माध्यम से देना होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है कि रागालाप किसके अंतर्गत आता है। रागालाप किसके अंतर्गत आता है? प्रबंध गान के, अनिबद्ध गान के, निबद्ध गान के? उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है या फिर उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? थोड़ा सा 5 ऑप्शन वाला ये MCQ आप लोगों के सामने लाया गया है, क्योंकि एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है कि 5 ऑप्शन भी दे रहे हैं, BPSC में दे रहे थे। तो इस तरह से आपका कन्फ्यूज़न एक तरह से बढ़ेगा भी और दूसरी तरह ये है कि आप थोड़ा सा और सिक्योर होकर के अपने जवाब को देंगे। तो आपका समय स्टार्ट है, आप अपने जवाब को दें। रागालाप किसके अंतर्गत आता है? प्रबंध गान, अनिबद्ध गान, निबद्ध गान? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? उम्मीद है आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा अभी तक। तो चलिए आते हैं उत्तर की तरफ, देखते हैं क्या इसका सही जवाब हो सकता है। प्रबंध गान में रागालाप का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही बात है, आलाप के रूप में। तो एक तो प्रबंध गान हो गया। दूसरा है कि रागालाप जो होता है वह अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है। ठीक है, ताल में बंधा हुआ नहीं रहता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही दिख रहे हैं, इसलिए अगर उत्तर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी रहेगा, उपयुक्त में एक से अधिक। क्योंकि प्रबंध गान का भी पार्ट है रागालाप और निबद्ध गान के रूप में भी रागालाप को जाना जाता है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको सही मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गायन की ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और मुझे यकीन है कि आप लोग इसका जवाब सही देंगे कि जो ख्याल गायन शैली है, उस ख्याल गायन शैली में जो ख्याल शब्द है वो किस भाषा का है? आपके फारसी का है, अरबी का है, उर्दू का है? उपयुक्त में से एक से अधिक का है या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, कोई और ही भाषा है वो? अपने कमेंट के माध्यम से अपने जवाब दें आप। और मैं साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप में से जो भी व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें, चैनल को थोड़ा शेयर कर दें ताकि और लोगों तक ये बातें पहुंच सके और भी स्टूडेंट जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए। ठीक है, ये सोच करके मत रुक जाइएगा कि यार कम से कम कुछ तो कॉम्पिटिशन कम हो। ठीक है, ये नहीं सोचना है, शेयर कर देना है। चलिए ठीक है, यदि इसके जवाब पे गायन की ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से? भैया ये ऑप्शन ए, फारसी भाषा। इसका जवाब क्या है? ए, फारसी। आप में से जिसने इसने कमेंट के माध्यम से फारसी बताया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्वी अंग की ठुमरी है। ये जो आपके सामने लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट में पूर्वी अंग की ठुमरी कौन सी है? सिंध और पंजाब वाली ठुमरी जो है वो है, या लखनऊ बनारस वाली ठुमरी, या पंजाब और जयपुर वाली ठुमरी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, कोई और ही है वो? तो पूर्वी अंग की ठुमरी का श्रेय किसको दिया जाता है, या फिर कहाँ की ठुमरी को पूर्वी अंग की ठुमरी कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने ही है, इसका जवाब दें आप। और आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपने देखा नहीं कि जवाब आपको आ गया।
ठीक है, अगर तैयारी इस लेवल की है तब तो समझ लीजिए गुरु काम ठीक है, नहीं तो फिर अभी हमें और अभी घिसने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, पूरब अंग की ठुमरी है। उम्मीद है आपने रिप्लाई कर दिया होगा कमेंट के माध्यम से। और चलते हैं इसके उत्तर की तरफ, सिंध और पंजाब। देखिए जो पंजाब वगैरह है ना, वो पश्चिम का एरिया माना जाता है, तो यहाँ पे सही जवाब है बी। ठीक है, लखनऊ और बनारस की ठुमरी, ये जो है यह पूर्वी अंग की ठुमरी मानी जाती है। ठीक भैया, चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से गायन की शैली नहीं है, परन, टप्पा, गत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से बताइए कौन सी ऐसी है जो गायन की शैली नहीं है? उपयुक्त में से गायन की शैली कौन सी नहीं है? क्या ऐसी दो चीजें हैं इन तीनों में, या फिर तीनों गायन शैलियां हैं, या तीनों गायन शैलियां नहीं हैं? ठीक है, आप में से जो परन को, टप्पा को, गत को अच्छी प्रकार से जान रहा होगा उसके लिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी गोइंग है। चलिए जवाब दीजिए। कभी कभी एमसीक्यूज में जो ऑप्शन आते हैं ना, ऑप्शन को देखने के बाद भी हम एक सही अंदाजा लगा पाते हैं कि नहीं यार सही जवाब इसका क्या होगा। ठीक है, तो अब इसका जवाब दें हमको। चलिए, विश्वास है कि आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दे दिया होगा, और अगर आपने अपना जवाब नहीं दिया है और अभी सोच ही रहे हैं तो फिर बहुत देर कर रहे हैं आप। ठीक है, हमको इतना समय नहीं लगाना है। चलिए आते हैं भैया, टप्पा जो है वो एक गायन शैली है जिसका निर्माण किसने किया था? सूरी मियां ने किया था, आपको पता होगा। ठीक है, और उसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि गत जो है वह तत्वाद्यों में बजाई जाने वाली एक शैली है, और दूसरी जो उसका डेफिनेशन और हो गया, वो जो क्लास में आदमी पढ़ाता है देता है, परन तबले से जुड़ा हुआ शब्द है। तो टप्पा एक क्या है? गायन शैली है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गायन शैली नहीं है, मतलब दो गायन शैलियां नहीं थी। इसका मतलब हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा कि भैया दो ऐसी चीजें इसमें दी गई हैं जो कि गायन शैली नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन उत्तर बढ़ते हैं। वैदिक कालीन वीणाओं में प्रमुख है कपिसिरसड़ी वीणा, पिछोला वीणा, बाण वीणा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मतलब वैदिक काल में कौन सी वीणा सबसे प्रमुख वीणा थी, आप ये कह सकते हैं। इसका जो लबो लबाब है जो क्वेश्चन का, आपसे ये पूछना चाहता है कि वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी वीणा थी, या फिर किस वीणा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कपिसिरसड़ी वीणा, पिछोला वीणा, या फिर बाण वीणा। कहीं कहीं बाण, कहीं कहीं बाण दोनों लिखा मिलता है। ठीक है ना, सेंस आप तना समझ लेंगे आप। तो इसमें से कौन सी ऐसी वीणा जो कि सबसे ज़्यादा वैदिक काल में प्रचलित रही, या फिर एक से अधिक हैं, या फिर तीनों हैं, या फिर कोई एक ही है? क्या सही ऑप्शन इसको आपको देना है, जवाब देना है इसका। समय आपका चल रहा है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न भी उठता हो तो आप कमेंट के माध्यम से उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि देखने के बाद उसका हम जवाब दें आपको, और सबसे पहले प्रश्नों का जवाब दें, उसके बाद उससे जुड़ी अगर कोई बातें आपके जहन में है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक भैया, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब हम लोग ढूंढते हैं। इसका जो सही जवाब मेरा भैया है वो है बाण वीणा। वैदिक काल का सबसे प्रचलित जो वीणा था वह क्या था? बाण वीणा था। इसमें 100 तार हुआ करते थे। ठीक है, आगे चल करके दूसरे में संतूर वगैरह में कन्वर्ट हो गया, लोग बताते हैं, विद्वानों का मानना है। तो 100 तारों वाली वीणा होती थी बाण वीणा, और वो उस समय की सबसे प्रचलित वीणाओं में से एक थी। ठीक है, सबसे प्रचलित आप कह सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं।
वैदिक कालीन में तूड़ नामक वाद्य किस वाद्य श्रेणी में आता है? तूड़ वाद्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये पूछ रहा है कि भैया किस कैटेगरी का वाद्य था? घन वाद्य था, तत्वाद्य था, सुशिर वाद्य था, मनद वाद्य था, इनमें से कोई नहीं था, या फिर ये दो कैटेगरीज में रखा जाता था? तो किस श्रेणी का वाद्य था तूड़ वाद्य? उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है और आप इसका जवाब दें। समय चल रहा आपका, बिल्कुल समय ना आप लोग लगाएं, जैसे उत्तर आ रहा हो। अगर पूरा ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ही दे दीजिए, ABCDE, जो आपके पास ऑप्शन आपका है आप उसको दे करके एक बार आजमा लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चली है। सारा का सारा काम किया जा रहा है ये चेक करने के लिए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको कंपटीशन में बैठना है वो एक बार ये अंदाज़ा लगा लें कि मेरी तैयारी किस लेवल तक चल रही है। और आप यकीन मानिए जो क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन के बहुत ही नज़दीक होते हैं। इनको जो डिज़ाइन किया जाता है वो उन क्वेश्चंस के बहुत नज़दीक आप पाएंगे। इन क्वेश्चन को जब आपने परीक्षाएं या तो पहले दी हों तब मिला लिए होंगे, या फिर अगर आप देने वाले होंगे, पहला अटेम्प्ट आपका होगा, तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के बहुत ही करीब आप पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर है मेरे भैया तत्वाद्य। ठीक है, जो तूड़ नामक वाद्य है, उस समय जब देखिए वैदिक काल में क्या होता था कि जब मंत्रोच्चार होता था यज्ञ आदि के टाइम में, तो उस समय तूड़ नामक वाद्य बजाया जाता था। ठीक है ना, एक प्रोसीजर था वहां का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कर्नाटकी संगीत का प्रतिमध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा स्वर है? बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा हिंदुस्तानी संगीत स्वर और कर्नाटकी संगीत स्वर, वहाँ पे आपने पाया होगा कि जो प्रतिमध्यम है, ठीक है, वो हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समतुल्य है, या फिर हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर को कर्नाटकी संगीत में प्रतिमध्यम कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इन प्रश्नों का आप जवाब दें। कर्नाटकी संगीत का प्रतिमध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा स्वर है? कोमल मध्यम है, तीव्र मध्यम है, शुद्ध मध्यम है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्या है? ऑप्शन आपके पास है, सामने है, आप उसको देखें और देखने के बाद अपना जवाब दें। रिप्लाई करें आप लोग। चलिए, आप लोग बहुत समय में दे दिया। तीव्रम, ऑप्शन बी, ठीक है, जिसका जवाब ऑप्शन बी है, तीव्र मध्यम। ठीक है, तीव्र मध्यम जो स्वर है हिंदुस्तान का, वो किसके अनुकूल है? कर्नाटकी संगीत के प्रतिमा के समतुल्य है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गति अपनी बढ़ाते हैं, हम भी बढ़ा दें, आप लोग भी, जो लोग तैयारी अच्छी की होंगे उनको होता होगा कि यार अगला क्वेश्चन कब आएगा, अगला क्वेश्चन कब आएगा, बड़ी बेसब्री से उनको भी इंतजार रहता है। तो चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, इसको थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना। ठीक है ना। कर्नाटकीय अठ ताल जैसी हिंदुस्तानी ताल कौन सी है? मतलब कर्नाटक का जो अठ ताल है वह उत्तर भारतीय संगीत के किस ताल के समतुल्य है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कहरवा के समतुल्य है, आड़ा चौताल के समतुल्य है, चौताल के समतुल्य है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कर्नाटकी संगीत का जो अठ ताल है वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस ताल के समतुल्य है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक भैया, जवाब दीजिए आप।
आइए देखते हैं। अभी सब क्वेश्चन को थोड़ा सा तुक्का ना मार करके हमको मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा, ठीक है, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा टाइम इसमें दे दिया हूँ। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि भैया अठताल का वैल्यू क्या है, ठीक है, अठताल है क्या, किसके कॉम्बिनेशन से अठताल बनता है। तो जो अठताल बनता है, अठताल, वो अठताल जो होता है दो लघु और दो द्रुत, इनके समायोजन से बनता है। किससे बनता है? दो लघु और दो द्रुत के समायोजन से। अगर किसी जाति का नाम नहीं दिया है तो आप चतुस्त्र जाति का प्रयोग करिएगा कभी भी, ठीक है। अगर जात के बारे में नहीं बताया है कि ये संकीर्ण जात में या फिर चतुस्त्र जात में या खंड जात में या मिश्र जात में या तिस्त्र जात में, अगर जातियों का नाम वो नहीं दे रहा है तो आप अपने से जब उसको कल्पना करेंगे तो उसको चतुस्त्र जाति लेकर के आप चलेंगे, ठीक भैया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि लघु का मान चतुस्त्र में 4, 4 द्रुत का मान 2, इसका मान 2, 4 4 8 2 10 2 12। अब 12 मात्रे की ताल इसमें चौताल है, तो ऑप्शन सी जिसने इसने लगाया है उसका ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात आते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्नाटकी संगीत में स्वर का सबसे नीचा स्वरूप शुद्ध होता है। ये बात क्या है? मतलब जो कर्नाटकी संगीत का जो सबसे निचला स्वरूप होता है वो शुद्ध होता है, क्या ये बात सही है, गलत है, अस्थायी है, मतलब कभी सही हो जाता है कभी गलत हो जाता है। अब कौन से इसमें से ऑप्शन सही है आप उसको देख के बताइए हमको। कर्नाटकी संगीत में स्वर का सबसे निचला स्वरूप जो होता है, नीचा स्वरूप का मतलब निचला स्वरूप, ठीक है, वो क्या होता है, वो शुद्ध होता है, क्या ये बात सच है? चलिए, उम्मीद आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। तो जी हाँ, आप में से इसका जवाब है सत्य है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। कर्नाटकी संगीत का जो सबसे निचला स्वरूप होता है वो क्या होता है? शुद्ध होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। राग प्रमेल प्रवेशक राग का उदाहरण है, इसमें से कौन सा ऐसा राग है जो प्रमेल प्रवेशक राग है? प्रमेल प्रवेशक राग का मतलब होता है एक राग से दूसरे राग में ले जाने वाले मार्ग का काम करता है, ठीक है। जैसे कि उसमें दो रागों का स्वरूप दिख रहा होता है, तो एक राग जिसमें आप पहले गा रहे थे और दूसरा जिसमें जाना है, दोनों की खूबियां इस राग में दिखेंगी, इसलिए आप आराम से ब्रिज की तरह ये काम करता है और एक राग से दूसरे राग में आप प्रवेश कर जाते हैं। ये होता है प्रमेल प्रवेशक राग। तो प्रमेल प्रवेशक राग की श्रेणी में कौन सा राग आता है? राग जयजयवंती आता है, राग भटियार आता है, राग जोग आता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन है? आप इसका जवाब दें। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब भैया वो है आपका राग जयजयवंती, ऑप्शन ए। तो आप में से जिसका इसका जवाब है राग जयजयवंती, ऑप्शन ए, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संधि प्रकाश राग का उदाहरण है, इनमें से मधुवंती, श्याम कल्याण, मियाँ की तोड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कौन सा ऐसा राग इन तीनों में से जो कि संधि प्रकाश राग की श्रेणी में आता है? क्या ऐसे दो राग इसमें है? क्या ऐसे कोई भी राग इसमें नहीं है? या फिर कोई एक है तो उसका नाम बता दीजिए। संधि प्रकाश श्रेणी का राग इसमें से कौन सा है? संधि प्रकाश श्रेणी का राग कौन सा है? रिप्लाई करें आप। संधि प्रकाश श्रेणी का राग कौन सा है? संधि प्रकाश श्रेणी का राग
चलिए, आप में से जिसका जिसका जवाब ऑप्शन ए मधुवंती है उनका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि मधुवंती का जो गायन समय होता है वह शाम के 4 बजे से लेके 8 बजे तक के लगभग माना जाता है, ठीक है ना, प्रथम प्रहर तक, रात्रि के प्रथम प्रहर तक। और संध्या प्रकाश का मतलब होता है कि 4 से 7 के बीच की जो टाइमिंग होती है उसको संध्या प्रकाश बोलते हैं, ठीक है ना। तो मधुवंती जो है वो इस श्रेणी का राग है। मधुवंती में आप देखेंगे तो इसमें भोपाली और कल्याण दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित सारंग देव ने गमक के कितने भेद बताए? पंडित सारंग देव ने गमक के कितने भेद बताए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पंडित सारंग देव ने गमक के कितने भेद बताए? पंडित सारंग देव ने गमक के कितने भेद बताए? पंडित सारंग देव ने गमक के कितने भेद बताए? क्वेश्चन आपके सामने। पंडित सारंग देव ने गमक के कितने भेद बताए? 20, 15, 10 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन आपके पास है। उम्मीद है आप लोगों ने अपना रिप्लाई, अपना जवाब दे दिया होगा। आइए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्या उत्तर सही हो सकता है। तो भैया इसका सही जवाब है 15 गमक, ठीक है ना। 15 गमकों के विषय में सारंग देव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में बताया हुआ था, ठीक है। तो जिसका इसका जवाब 15 है उसका जवाब बिल्कुल सही है। बाकी 20 अहोबल थे, दक्षिण भारत में चलता है 10 प्रकार का गमक, ठीक है। आते हैं आगे। निम्नलिखित में से आश्रय राग है, ये जो आपके पास ऑप्शन है काफी, तोड़ी, भैरव, इनमें से आश्रय राग कौन सा है? क्या एक राग आश्रय है, क्या एक से अधिक राग आश्रय है, या इनमें से कोई भी राग आश्रय राग नहीं है? जैसा आपका जवाब हो आप वैसा अपना जवाब दें। बस जल्दी से अपना जवाब कमेंट के माध्यम से आप लोग दे दें, ठीक है। निम्न में से आश्रय राग है काफी, तोड़ी, भैरव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आश्रय राग कौन सा है? रिप्लाई करें आप लोग। चलिए आते उत्तर की तरफ। आप जानते हैं कि वे राग जो थाटों के नाम पे हैं, जो थाटों के नाम पे हैं, आश्रय राग है, आश्रय राग है। तो काफी थाट है, तोड़ी थाट है, भैरव थाट है। कहने का मतलब कि तीनों आश्रय राग है। इसका मतलब हुआ कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ये डी ऑप्शन इसका जो रहेगा वो सही रहेगा, ठीक है मेरे भैया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आज का है वो क्वेश्चन है, जल तरंग किस वाद्य श्रेणी में आता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स में कि जल तरंग किस वाद्य की श्रेणी में आता है? घन, अवनद, तत्, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या ये तीनों कैटेगरी में आता है? कोई 2 कैटेगरीज हैं, कोई एक कैटेगरी है, या फिर कोई कैटेगरी नहीं है? इसके पूछने बताने का ऑप्शन का सेंस ये है। तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जवाब दें कि जो जल तरंग है वो किस श्रेणी का वाद्य है। जल तरंग किस श्रेणी का वाद्य है? ना रिप्लाई करें आप लोग। जल तरंग किस श्रेणी का वाद्य है? जल तरंग किस श्रेणी का वाद्य है?
चलिए आते हैं अपने जवाब की तरफ। तो जो भैया जल तरंग है वह होता क्या है कि कुछ पात्र होते हैं बर्तन के, उन पात्रों में जल भरा जाता है और स्टिक के माध्यम से उसको बजाया जाता है। जल की मात्रा इतनी भरी जाती है कि कंपन या फिर जो वाइब्रेशन निकलता है वो एक स्वर में परिणित हो जाए, ठीक है। तो उसको डंडे से मार के बजाया जाता है। विद्वानों का मानना है कि घन वाद्य की श्रेणी में आएगा, तो इसको आप घन वाद्य के कैटेगरी में रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए, जवा से बजाए जाने वाला वाद्य है। जवा, आपने नाम सुना होगा, जवा का नाम सुना होगा, मिजराब का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जवा से बजाए जाने वाला वाद्य कौन सा है? सरोद, सितार, वीणा। ठीक है, कौन सा वाद्य इसमें बताइए। जवा से बजाया जाने वाला वाद्य इनमें से कौन सा है? जवा से बजाया जाने वाला वाद्य इनमें से कौन सा है? सरोद है, सितार है, वीणा है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्या इसका सही जवाब? आप इसका सही जवाब हमको दें। उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपने जवाब दे दिए होंगे। आइए चलते हैं अपने उत्तर की खोज में, ठीक है। तो मेनली भैया जो सितार और वीणा है ना, इसके लिए जवा मिजराब आप दोनों पढ़े होंगे कि जवा से बजाया जाता है, मिजराब से बजाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन ले लीजिए। और जो सरोद है उसको स्ट्राइकर वगैरह से जो पत्ती होती है वो भी जवाब वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तत्वाद्य है, सब जवा मिजराब से बजाए जाते हैं, तमाम टेक्निक से बजाने की, ठीक। अगले क्वेश्चन को आते हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें इसका डी रहेगा सही। स्वरों का क्रमिक गायन अथवा वादन वाला मधुर संगीत कहलाता है। अगर सीक्वेंस से आप 1 बाय 1 करके स्वरों को लगाते हुए अगर गायन कर रहे हैं तो कौन सा संगीत है? वो सिंपल हारमोनी है, कंपाउंड हारमोनी है, मेलोडी संगीत है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। पाश्चात्य संगीत से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको एक बार आप बताने का प्रयास करें, थोड़ा सा दिमाग अपना लगाइएगा। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर स्वर को सीक्वेंस में सारे गा मा पा धा नी सीक्वेंस में अगर हम रखे हुए हैं, उसके बाद उसका गायन चल रहा है, क्रमिक स्वरूप में उसका गायन चल रहा है, तो किस श्रेणी का संगीत होगा? रिप्लाई करें आप। चलिए ठीक है, आते हैं जवाब की तरफ। भैया हारमोनी का मतलब ही हो गया कि एक से अधिक स्वर उसके साथ लग रहे हैं, ठीक है ना। और मेलोडी संगीत इसका सही जवाब होगा, क्योंकि मेलोडी संगीत जो हमारा शास्त्रीय संगीत है या फिर हमारा हिंदुस्तानी संगीत हो, मेलोडी संगीत के अंतर्गत आता है और यहाँ स्वरों का क्रमिक स्वरूप ही पेश किया जाता है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में कौन सी पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति का प्रचलन है? वर्तमान टाइम में जो वर्ल्ड लेवल पे जो म्यूजिक थियरी जो चलती है, वो म्यूजिक थियरी कौन सी है, कौन सी पद्धति है वो, ठीक है। चीव्स की है, स्टाव की है, सोल्फा और न्यूमन स्वर लिपि पद्धति है, या एक से अधिक है जो कि चलायमान है, या फिर इसमें से कोई नहीं है? इसका जवाब दें आप लोग। चीव स्वर लिपि पद्धति, स्टाफ स्वर लिपि पद्धति, सोल्फा और न्यूमन स्वर लिपि पद्धति, कौन सी स्वर लिपि पद्धति है इसमें? रिप्लाई करें आप। चलिए आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ और देखते हैं इसका सही जवाब क्या है।
इसका सही जवाब है स्टाफ स्वरलिपि पद्धति। ठीक है, स्टाफ स्वरलिपि पद्धति होती है क्योंकि अब इसमें देखिए लाइनें होती हैं। ठीक है, स्टाफ लाइनें होती हैं, उसके बीच में स्वरों को चलाते हैं। बाद में ये ग्रांड स्टाफ में आ गया। ठीक है, ग्रांड स्टाफ में उसमें 11 लाइनें हो गई, उसको 20 से डिवाइड कर दिया गया। एक तरफ बेस क्लिफ हो गया और एक तरफ जो है वो क्या कहते हैं कि ट्रबल क्लिफ करके हो गया। इस तरह से इसकी सारणी बनाई गई और आज जो हमारा संगीत चलता है वो इसी नोटेशन पे चलता है, इसी स्वरलिपि पद्धति पे चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? आपके सामने नाम है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये याद करने वाली चीज़ है। जिसने याद किया होगा वो उसका जवाब तुरंत दे देगा कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की। कभी कभी तो डेट भी पूछ देता है कि कब की। ठीक है, उसका डेट भी पूछ देता है कि भाई कब किया स्थापना। तो यहाँ पे डेट नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ बस पूछा जा रहा है कि किसने किया है, आप उसका नाम बता दीजिए बस। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। तो भैया इसका सही जवाब जो है वो है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इन्होंने 5 मई 1901, ठीक है ना, लाहौर में पहला विद्यालय लाहौर में इन्होंने खोला था। बाद में इसकी संस्था जो एक है मुंबई में इसकी दूसरी ब्रांच इन्होंने खोली थी नियर अबाउट 1908 के आसपास। ठीक है, तो गंधर्व महाविद्यालय को बनाने का श्रेय किसको जाता है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को जाता है। अगला क्वेश्चन, बृहद्देशी ग्रंथ की रचना किसने की? अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इसमें तो बिल्कुल आपको समय नहीं लेना चाहिए, आपको उतना ही समय चाहिए इसमें जितने में आप टाइप कर सकें। बृहद्देशी ग्रंथ की रचना किसने की? बृहद्देशी ग्रंथ की रचना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 6ठी शताब्दी के लगभग लिखा गया ये ग्रंथ है और संगीत के परिदृष्टि से कई नई चीज़ों को देने वाला यह ग्रंथ है। ठीक है, यही वो ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले राग शब्द मिला हुआ था और इसके रचनाकार के बारे में पूछ रहा है आपसे कि कौन इसकी रचना किए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपने जवाब दे भी दिए होंगे कि बृहद्देशी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, रचना किसने की। चलिए आते हैं सही जवाब की ओर। तो इसका सही जवाब भैया बी मतंग। जिसने इसने ऑप्शन बी दिया हुआ उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है राग तरंगिणी ग्रंथ का रचना काल। चलिए अच्छा क्वेश्चन। राग तरंगिणी जो ग्रंथ था, ठीक है, जिसको लोचन जी ने लिखा हुआ था, नाम नहीं पूछ रहे हैं, मैंने बता दिया राग तरंगिणी। हाँ चलिए ठीक है, राग तरंगिणी ग्रंथ, ठीक है, जिसको किसने लिखा था? लोचन जी ने। ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि ये ग्रंथ कब लिखा गया था? 16वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब एक से अधिक वाला ऑप्शन तो मान लीजिए आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि अब 100 साल तो लगेगा नहीं एक आदमी को लिखने में, तो यह ऑप्शन तो इससे ऑलरेडी गलत हो जाएगा। लेकिन एक से अधिक हो सकता है, लेकिन एक से अधिक कैसे होगा? हाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है कि भाई अंदर कोई सेंचुरी रही हो। तो इसका सही जवाब क्या है आप उसको दें, थोड़ा सा देखा जाए। लोचन ने राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना कब की हुई थी? ये क्वेश्चन है आपका। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। दे दिया है, रिप्लाई कर दिया आपने। चलिए आते हैं भैया, इसका सही जवाब है 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब जब प्रारंभ हो रहा था 15वीं शताब्दी, उसी के पूर्वार्ध में इन्होंने क्या किया था? आपके राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राग शुद्ध कल्याण में किन रागों का मिश्रण है? अच्छा क्वेश्चन है।
राग शुद्ध कल्याण में किन रागों का मिश्रण है? राग शुद्ध कल्याण में किन रागों का मिश्रण है? राग शुद्ध कल्याण में किन रागों का मिश्रण है? चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिया होगा। राग बिलावल व यमन, राग देशकार व श्याम कल्याण, राग भोपाली व यमन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ चलिए ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके दिमाग में ये बात होगी तो आप उसको अब तक कर चुके होंगे, और अगर दिमाग में आपके नहीं होगी ये बात तो फिर ये सोचने से आने वाली भी नहीं है। इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका सही जवाब है राग भोपाली व यमन। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मे भी शायद मैं कुछ देर पहले बोल दिया था मधुवती राग था ना, उसमें मधुवंती राग में कुछ बोल दिया था, तो वहाँ से अपने इरेज कर लीजिए, वहाँ मत रखिए। वो राग शुद्ध कल्याण है। राग शुद्ध कल्याण जो होता है वो राग भोपाली व राग यमन का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में एक खाली और 3 ताली से युक्त ताल कौन से? क्वेश्चन पूछा होगा एग्जाम में। आपके सामने कुछ ताल दिए हुए हैं, जिसमें से आपका रूपक ताल है, 3 ताल है, झप ताल है, और पूछ रहा है कि निम्न में इनमें से कौन सा ऐसा ताल है जिनमें एक खाली होता है और 3 ताली होता है। ये पूछ रहा है। ये एक खाली और 3 ताली वाला राग इनमें से कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका है। एक खाली और 3 ताली। फटाफट काउंट करिए आप। चलिए बहुत अच्छा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके उत्तर की तरफ। तो भैया इसमें क्या है, इसका सही जवाब आपका रहेगा 3 ताल और झप ताल। दोनों में एक खाली होता है, 3 ताली होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाश्चात्य स्टॉप नोटेशन में 11 रेखाओं के समूह को कहा जाता है। जो 11 रेखाएं होती, अरे यार अभी तो मैं इस क्वेश्चन को बता रहा था मैं, ठीक है ना। 11 रेखाओं का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रेट स्टेप कहते हैं, क्लिक सिमेचर कहते हैं, जी क्लैफ कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो क्वेश्चन अभी मेरे मुंह से कुछ देर पहले निकल गया था, ठीक है। तो मेरे आप लोग उसका नाम बता देंगे। जो 11 रेखाएं होती हैं स्टॉप नोटेशन में, उन्हें 11 रेखाओं के समूह को क्या कहा जाता है? 11 रेखाओं के जो समूह होते हैं उन समूहों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये है, आप रिप्लाई कर दें। चलिए, उसको भैया बोलते हैं ग्रांड स्टाफ, ठीक है ना। तो ग्रांड स्टाफ इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं कर दीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। निम्न में से किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों की संख्या 5 बताई? अच्छा, वेंकटमखी, अहोबल, सारंगदेव। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। मतलब साफ साफ बता दिया कि विकृत स्वर 5 ही हैं।
बाकी लोगों ने घुमा के बताया, ठीक है ना। लेकिन क्या इसमें से वेंकटमुखी में से, हुबल में से, सारंगदेव में से, इन लोगों में से कौन ऐसा है जो कि साफ साफ स्पष्ट बताया कि विकृत स्वरों की संख्या 5 है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उम्मीद है आप लोग रिस्पॉन्स भी अच्छा करेंगे। चलिए इसके उत्तर की ओर चलते हैं और आप में से जिसका जवाब है वेंकटमुखी ए, उनका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है, वेंकटमुखी ए, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल, लगभग सारे सवाल तो पूछ लिया मैं, कोई स्क्रब हो गया था क्या? बिलावल 15वीं शताब्दी, भारत मतन बृहदेशी पंडित मुगल महाविद्यालय संस्थापक। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन लग रहा छूट गया था, चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग दे लीजिए, आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? पंडित वीएन भारतखंडे, पंडित वीडी पलुस्कर, पंडित डीबी पलुस्कर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ओंकारनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? पलुस्कर जी थे या फिर पलुस्कर जी थे, या फिर आपके भारतखंडे जी थे, या फिर पंडित डीबी पलुस्कर जी थे? इनमें से कौन सा जवाब सही है? ए बी सी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? जो ऑप्शन सही है उसका जवाब दें आप लोग। चलिए ठीक है, ये हम लोगों का अंतिम सवाल था और उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना अपना रिप्लाई दे दिया होगा, अपना अपना जवाब दे दिया होगा। और बस ABCD के माध्यम से दे दिया करिए ताकि जवाब देने में ज़्यादा समय न लगे, आप तुरंत उसका जवाब दे दें। तो इसका सही जवाब मेरे भैया है वीडी पलुस्कर, यही ना क्वेश्चन ओंकारनाथ ठाकुर, वीडी पलुस्कर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आज के इस टेस्ट सीरीज से उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर बेनिफिट हुआ होगा। अगर बीच में कहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो बिल्कुल उस चीज़ को माइंड नहीं करना है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, उस चीज़ पे हम लोग चर्चा पर चर्चा कर लेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी भी विषय को तभी तक सीख सकते हैं जब तक आप अपने अंदर के स्टूडेंट को जिंदा रखेंगे। तो आज आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, कल के डेट में आप गुरु हो जाएंगे, आप एज ए टीचर के नियुक्त हो जाएंगे, तो भी आपके अंदर का यह गुण नहीं जाना चाहिए सीखने वाला। आप ही अकाट्य सत्य हैं, ये बात मानना गलत होता है, खास करके जब आप कुछ नया जानना चाहते हो। तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो पूरी तरह से ओपन है। आप लोगों को कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का अगर कोई डाउट वगैरह हो, आप उसको कह लीजिए, कोई सुझाव हो उसको दे लीजिए। और मैं चाहूँगा कि अब तक आप लोग अगर CP स्मार्ट क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कर लें आप, और थोड़ा शेयर के माध्यम से अपने बंधुओं तक इसको भेज दें जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वह उस धारणा, उस विचारधारा के हम लोग हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ और प्रयास करूँगा कि आगे फिर से आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर के आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।